हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। इसके पहले हमने चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं उसके समीकरण को पढ़ाया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। ये पहला चैप्टर है और पार्ट नंबर 1 है। तो इस चैप्टर में हम बेसिक समझते हैं कि चैप्टर का जो नाम है आपके अम्ल, क्षार एवं लवण, इसी पे आज आप डिस्कस करना है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं। इस तरह से इसे पूरा हमें समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। अम्ल लिखा हुआ है, क्षार लिखा हुआ है और लवण लिखा हुआ है। अम्ल, क्षार, लवण। तो आप अगर बात करें कि चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, तो अम्ल ही क्या होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि अम्ल किसे कहते हैं, तो इसके पहले आपको समझना चाहिए। हमने रासायनिक अपक्रिया में आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। तो आप कह सकते हो कि वह अपक्रिया जिसमें धातुएं H+ आयन देती हैं अम्ल कहलाता है। जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर, परिभाषा को ध्यान से समझना। अगर अम्ल पूछे तो आप कह सकते हो कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्लियर हो गया? क्षार जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? मतलब कि जो क्षार होता है वो OH- देता है और जो अम्ल होता है वो H+ आयन देते हैं। इतना क्लियर हो गया अम्ल और क्षार में। अब देखो, अगर हम इसकी पहचान की बात करें, किसकी पहचान की, इंट्रोडक्शन, परिचय, तो कैसे पहचानेंगे कि जो कंपाउंड्स है वो अम्ल है या क्षार है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान से हमारी बातों को सुनना है। हमने बता दिया कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलेंगे इसको, CH3COOH। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके अम्ल हैं। ठीक, और क्षार के उदाहरण हमने लिख रखे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप नोट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पहचान की कि इसको हम किस तरह से पहचानेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अम्ल की विशेषताएं समझ लेते हैं कि क्या क्या होती है। तो हमने बता दिया अम्ल की पहचान के लिए कि अगर H+ दे रहा है, देखो इधर यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है, या HCl कह लीजिए, क्या कहेंगे इसको, HCl। तो ये क्या करेगा, H+ आयन देगा। और तो ये क्या हो गया, ये अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, क्षार हो गया, है ना, H+। उसी तरह से तो इसका मतलब कि क्या हो गया कि अम्ल क्या है, वो H+ आयन देते हैं। तो ये आपका हो गया, एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल की बात करते हैं कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो अम्ल हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट अम्ल में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? दूसरा पॉइंट है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ध्यान से समझना, ये इसका अपोजिट अभी होगा। नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है, लाल कर देता है। दूसरा पॉइंट, पहला क्या बताया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि अम्ल धातु से अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन H2 बनाएगा।
अपक्रिया के पश्चात क्या कर सकते हो कि जो अम्ल है वो धातु से अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझते रहो। पहला पॉइंट अम्ल खट्टे होते हैं, दूसरा पॉइंट नीले लिटमस को लाल कर देता है, तीसरा पॉइंट यह अपक्रिया के पश्चात लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। तो इस तरह से अब आप एक एग्जाम्पल देख लो जिससे कि आपको अम्ल पूरा जो है वो समझ में आ जाए। देखो हमने क्या बताया कि जब अम्ल किससे अपक्रिया करेगा, धातु से अपक्रिया करेगा। देखो यहाँ पे हम Zn को लेते हैं, जिंक को लेते हैं और अम्ल से अपक्रिया कराएंगे। मान लीजिए हम H2SO4 ले लेते हैं, ये भी एक क्या है, अम्ल है। तो क्या होगा, ये आपको पता है क्या बनाएगा, Zn, ये वाला कहाँ आ जाएगा, ZnSO4 प्लस H2, और आपने अभी पढ़ रखा है ये क्या है, लवण, और ये क्या है, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। मतलब कि क्या बताया हमने कि जो अम्ल हैं वो धातु से जब अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया के पश्चात लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। इस तरह से 4 पॉइंट आपके अम्ल की क्लियर हो गया। पहला, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लाल को क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, ये अपक्रिया के पश्चात लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। और चौथे पॉइंट में आप जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया करके दिखा सकते हो। तो इस तरह से आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्षार की। देखो अब बात करते हैं इस पॉइंट की कि अम्ल की धातु ऑक्साइड से, क्योंकि देखो क्षार नहीं पढ़ेंगे आज, हम अम्ल के ही पार्ट को पढ़ेंगे कि क्योंकि अभी अम्ल में हमने अम्ल की परिभाषा आपको बता दी, ठीक, कि वे पदार्थ जो अपक्रिया में जल में घोल करके क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक। तो वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल बता दिया है। तो अम्ल को ही हमें पढ़ना है आज, और उसके अगले पॉइंट में पार्ट नंबर 2 में हम क्षार और लवण को कवर करेंगे। तो आज अम्ल को ही समझते हैं। हमने रिएक्शन दे दी, 4 अंतर बता दिए अम्ल के, क्षार के भी क्लियर हो जाएंगे। तो लिखा है अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, मतलब कि जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे एग्जांपल ले लो Cu, तो ये क्या है, धातु है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा, जिंक का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, मतलब कि धातु का ऑक्साइड। जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, वे ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन को जोड़ करके। तो वही कह रहा है कि अम्ल की क्वेश्चन कई प्रकार से आता है, पूछेगा क्या होता है जब अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड से होती है। तो इसी को हमें समझना है। आइए ध्यान से समझते हैं। कह रहा है, चलो अभी जो एग्जांपल हमने लिखा था वही लिख लेते हैं। CuO, ये क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया, और इसकी अपक्रिया हम HCl से कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H2, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपक्रिया संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, हमने सिखाया है। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो इसमें क्या आपको लग रहा है, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बनाएगा, Cu इधर से आएगा तो Cl2, CuCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन, मतलब कि ये क्या है, लवण है और ये क्या है, जल है। तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो, ये आपके समझ में आ गया होगा। पूछेगा कि क्या होता है जब अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं, तो आप लिख सकते हो कि जब अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो अपक्रिया के पश्चात लवण तथा जल बनता है। क्लियर हो गया। ये रिएक्शंस आपको लिख देनी है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड से होती है
तो क्या बनता है, आप लिख सकते हो कि जब अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो अपक्रिया के पश्चात लवण तथा जल बनता है। और ये रिएक्शंस आप लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो इसमें आता है एक पॉइंट कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। प्रबल क्या होता है, आपको ऐसे भी पता होगा, प्रबल मतलब कि वो ज़्यादा पावरफुल हो, और दुर्बल मतलब कि क्या हो, कमज़ोर हो, है ना। आपने विस्थापन अपक्रिया में पढ़ा भी है कि जो अधिक क्रियाशील होते हैं, है ना, वो कम क्रियाशील वाले क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वहाँ पे अब आपको इसको कैसे परिभाषित करना, हमने पढ़ाया है कि अम्ल जो H+ आयन देते हैं, तो H+ आयन तो दुर्बल अम्ल भी देंगे और प्रबल अम्ल भी देंगे, है ना। लेकिन प्रबल का मतलब कि अधिक संख्या में, है ना, अधिक संख्या में जब H+ आयन जहाँ पर उपस्थित हों तो वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। और जहाँ पर H+ आयन कम संख्या में विद्यमान होते हैं तो उसको हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। प्रबल अम्ल, ध्यान से सुनना, कह सकते हो कि जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में पाए जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या कह सकते हो, जिस विलयन में H+ आयन अधिक संख्या में पाए जाते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल को क्या कह सकते हो कि जिस विलयन में H+ आयन कम संख्या में पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। अब इस पार्ट का क्लियर हो गया ना, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब इस पार्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है, और वो क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो इसको भी आप ध्यान से समझ लो। लिखा है क्वेश्चन किस तरह आप बता सकते हो, देखो आंसर क्या मतलब कि पूछेगा कि जो अम्ल है उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन, क्योंकि विद्युत का चालन वहीं पर होता है जहां पर H+ आयन विद्यमान हो, जहां पर H+ आयन उपस्थित हों या OH- आयन उपस्थित हों। अगर इनके अलावा कुछ नहीं होते, ये उपस्थित प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहां पर विद्युत का चालन नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो आप लिख सकते हो क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं, या H+ आयन उत्पन्न करता है, जो अम्ल है वो H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। कौन करते हैं, H+ आयन करते हैं। तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हो क्योंकि वो H+ आयन का निर्माण करते हैं, और H+ आयन ही विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इसीलिए विद्युत का चालन होता है जलीय विलयन में, अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। तो इस तरह से आज आपका पार्ट नंबर 1 अम्ल क्लियर हो गया है, और जो भी पॉइंट बचते हैं वो आपको हम धीरे धीरे करवाते रहेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम आपको क्षार के विषय में पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका अम्ल और क्षार में अंतर भी क्लियर हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।